नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ONTLF के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। ये सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अग्रणी आयोजन है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स एंड बेटर नॉर्मल। इसमें 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 3 दिन के आयोजन के दौरान 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ONTLF के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। ये सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अग्रणी आयोजन है और इस वर्ष के आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। इसमें 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 3 दिन के आयोजन के दौरान 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे। वहीं पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नीत नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया है। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे। पुडुचेरी के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया है। किरण बेदी ने एक पत्र लिखकर भारत सरकार का आभार जताया है। इसी के साथ उन्होंने अपने तमाम साथियों का भी आभार जताया है। पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीने पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नीत नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया है। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे। पुडुचेरी के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया है। तो राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। वहीं किरण बेदी ने एक पत्र लिखकर भारत सरकार का आभार जताया है। इसी के साथ उन्होंने अपने तमाम साथियों का भी आभार व्यक्त किया है। तो किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया है भारत सरकार का। राज्यपाल के पद से उनको हटा दिया गया है और आज पुडुचेरी के दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जाएंगे और वहां पर जो वहां के नेता है, पार्टी के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग अब अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया है या जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है। साथ ही इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि फास्टैग से जुड़े सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। फास्टैग क्या है और ये काम कैसे करता है? टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम भारत में सबसे पहले साल 2014 में शुरू की गई थी, जिसे धीरे धीरे पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर लागू किया जा रहा है।
फास्टैग सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल प्लाजा टैक्स दे सकेंगे। आपको बस अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा। कैसे बनवा सकते हैं फास्टैग? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए देश भर में 40,000 से ज्यादा सेंटर बनाए हैं, जहां से आप इस जरूरी दस्तावेज दिखाकर फास्टैग खरीद सकते हैं। जब आप टोल प्लाजा से होकर गुजरेंगे तो उसके किनारे फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं। आप ये टैग किसी आधिकारिक टैग जारीकर्ता या सहभागिता बैंक से खरीद सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसे खरीदा जा सकता है। पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक पर फास्टैग खरीदने के लिए अलग से टैब उपलब्ध कराया गया है। उस टैब पर क्लिक करके आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की दोनों साइड की इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद आप पेमेंट करके फास्टैग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी फास्टैग खरीद सकते हैं। सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक और एक्विटस बैंक समेत कुल 23 बैंकों से आप फास्टैग ले सकते हैं। कैसे काम करता है फास्टैग? वाहन के विंडस्क्रीन में फास्टैग लगाया जाता है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंडस्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट के उस टोल प्लाजा पर कटने वाला शुल्क काट लेता है और आप बिना वहां रुके अपना टोल टैक्स का भुगतान कर देते हैं। वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग की वैधता 5 साल तक की होगी, यानी 5 साल के बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवाना होगा। एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग होता है, इसलिए अगर आपका फास्टैग डैमेज हो जाए तो उसे आप आसानी से बदल सकते हैं। इसे बदलने के लिए आपके जिस वाहन में फास्टैग लगा होता है उस वाहन की डिटेल भरकर फास्टैग इश्यू करा सकते हैं। क्या क्या है फास्टैग के फायदे? सड़क और परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए फास्टैग सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजाओं पर शुरू किया है। फास्टैग की मदद से आपका समय बचने के साथ साथ पेट्रोल या डीजल की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, साल 2016-17 के बीच इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को सभी टोल भुगतानों पर 10% का कैशबैक भी मिलेगा। वहीं 2017-18 के बीच आपको 7.5% का कैशबैक, 2018-19 के बीच 5% का कैशबैक और 2019-20 तक 2.5% का कैशबैक मिलेगा। आपको ये कैशबैक 1 सप्ताह के भीतर आपके फास्टैग खाते में आ जाएगा। अभी तक फास्टैग केवल भारत के चुनिंदा शहरों के टोल प्लाजा पर ही लागू था, मगर इसके सफल होने के बाद सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे जल्द ही देश के हर टोल प्लाजा पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। क्या 2 व्हीलर के लिए भी लगेगा फास्टैग? 2 व्हीलर वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी नहीं है, तो इसके जरिए सफर करना आपको सस्ता पड़ सकता है। 2 व्हीलर के लिए नेशनल हाईवे में स्थित टोल प्लाजा में फ्री लेन की सुविधा रहती है, वहां से आप निकल सकते हैं। वहीं निजी वाहनों के लिए फास्टैग में कोई छूट नहीं दी गई है। पीले नंबर प्लेट वाले वाहन यानी कमर्शियल वाहन, चाहे वह छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, टोल प्लाजा से गुजरने के लिए फास्टैग होना जरूरी है। एक्सप्रेस वे के लिए फास्टैग जरूरी है। देश में कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस वे हैं जो प्राइवेट हैं, पर टोल टैक्स जुटाने के लिए उन्हें भी फास्टैग से जोड़ा गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर भी फास्टैग से टोल टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए अलग से कैश लेन बनी हुई है। कितनी है फास्टैग की कीमत और कैसे रिचार्ज करा सकते हैं फास्टैग? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फास्टैग की कीमत 100 रुपए तय की गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 200 रुपए जमा करने पड़ते हैं।
फास्टैग को यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज भी करा सकते हैं। इसके अलावा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम पर फास्टैग रिचार्ज करने के लिए अलग से टैब दिया जा रहा है। और अगर आप बार बार फास्टैग के रिचार्ज के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लें। ऐसा करने पर जैसे ही आप टोल प्लाजा से पार करेंगे, आपके पैसे कट जाएंगे और मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी फास्टैग के बारे में। बता दें कि इसको लेकर एक प्रचार भी बनाया गया था जिसमें अक्षय ने पुलिस का किरदार निभाया था और लोगों को फास्टैग को लेकर जागरूक भी किया गया था। तो फास्टैग लगाना अब सभी लोगों के लिए अनिवार्य हो चुका है और आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाएंगे। बढ़ते आगे, बंगाल में वो दौर बहुत ही जल्द आने वाला है जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, बंगाल में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और सभी पार्टियों में ज़बरदस्त खलबली देखने को मिल रही है। सभी जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने में लगे हुए हैं। अब ममता दीदी ने भी बंगाल की जनता को प्रभावित करने के लिए एक नया कदम उठाया है। क्या है मामला, ममता का वो कदम, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से सियासी रंग में रंगने को तैयार है। बहुत जल्द बंगाल में चुनाव होने को है और सभी पार्टियों ने अपनी जीत की कवायद तेज कर दी है। वो कहते हैं ना, जब चुनाव का दौर होता है तो सभी नेता जनता के इशारों पर चलने लगते हैं। जहां 5 साल तक नेता जनता को अपने इशारों पर चलाते हैं, वहीं चुनाव का दौर ऐसा होता है जहां जनता का पलड़ा भारी होता है और नेता भीगी बिल्ली बने नजर आते हैं। जी हां, इस वक्त बंगाल का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर जनता को प्रभावित करने के लिए नेताओं का तांता लगना शुरू हो रहा है। जी हां, बीजेपी के नेता भी बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं बंगाल की सीएम ममता दीदी भी कुछ कम नहीं है। उनके समर्थन दूसरी पार्टियों में न चले जाए, इसके लिए ममता तरह तरह के पैतरे अपना रही हैं। वहां की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में भी ममता कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अभी ममता दीदी ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक स्कीम लागू कर रखी है। हम आपको बता दें कि ममता ने मां कैंटीन स्कीम की शुरुआत की है, जहां पर 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा। बता दें कि मां कैंटीन की वर्चुअल लॉन्चिंग करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि स्कीम के तहत 5 रुपए में दाल, चावल, सब्जी और अंडे की थाली दी जाएगी। हालांकि ममता के इस कदम को विपक्षी दल चुनावी स्टंट बता रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आज बंगाल में आम आदमी के पास पैसे नहीं है, इसलिए प्रदेश में सस्ते कैंटीन की योजना लॉन्च की गई है। ममता के इस स्टंट पर और भी तरह की चुनावी प्रतिक्रिया आ रही है। अब ममता दीदी के इस कैंटीन की शुरुआत इस वक्त पर करना, जब चुनाव बिल्कुल सर पर हो, तो इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना जाहिर है। अब ममता का ये कदम उनकी सियासी चाल है या फिर सही में उन्हें अपनी जनता की फिक्र है, ये तो ममता ही जाने। फिलहाल उनके इस कदम का जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजियों से लगातार हवा बदल रही है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के उद्घोष से बिफरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मां दुर्गा के ऊपर दिए गए बयान पर घेर रहे हैं। जारी विवाद के बीच दिलीप घोष ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी ने जैसे अपने अपने वोट के लिए देवता गढ़ लिए हैं। बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है तो टीएमसी मां दुर्गा पर बीजेपी को घेर रही है। देवी देवताओं के मंत्रों के बीच चुनावी तंत्र साधे जा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी से हमें धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को धर्म का ज्ञान नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी देवी दुर्गा और राम को लेकर एक विवादित बयान भी दिया था, जिसके बाद टीएमसी बीजेपी पर काफी हमलावर हो गई है। देवी देवताओं पर जारी रसाकसी के बीच दिलीप घोष ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। दिलीप घोष ने अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मैंने कहा था दुर्गा का राजनीति से क्या लेना देना है, दुर्गा देवी है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोलकाता में आयोजित एक इंटरव्यू के दौरान घोष ने विवादित बयान दिया था। इंटरव्यू में टीएमसी नेता को जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा था भगवान राजा थे, गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी, दुर्गा पता नहीं कहां से ले आते हैं। दिलीप घोष का यही बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बंगाल में मां दुर्गा का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। वहां आस्था के केंद्र में दुर्गा का नाम ऊपर आता है। लिहाजा टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान के बाद से ही पूरी बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। टीएमसी मांग कर रही है कि दिलीप घोष अपने बयान पर माफी मांगे। दिलीप घोष ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दुर्गा का राजनीति से क्या लेना देना है। इसके अलावा सरस्वती पूजा को बड़े आयोजन के रूप में मना रही टीएमसी के प्लान पर दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सरस्वती पूजा कर रही है। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने ट्वीट कर पर्यावरण कार्यकर्ता और टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि का समर्थन करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को खामोश करने में विश्वास करता है। इसके अलावा इमरान खान सरकार के आधिकारिक हैंडल से यह भी एक जो क्लिप है वो ट्वीट किया गया है, जिसमें दिशा को गिरफ्तार करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। तो दिशा रवि के समर्थन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अब बीच में कूद पड़े हैं। टूलकिट मामले में पाकिस्तान ने अब हस्तक्षेप किया है और जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत सरकार पर हमला किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा भंग करने के अपने कदम का बचाव करते हुए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं पर समानांतर सरकार बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ओली ने यह टिप्पणी सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर सिंह दरबार में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए की है। नेपाल में 20 दिसंबर को तब राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था जब ओली ने अपने प्रतिद्वंदी पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ सत्ता के लिए संघर्ष के बीच एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के उनके कदम का प्रचंड की अगुवाई में विरोध किया गया था। प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने काठमांडू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन, रैलियां और सार्वजनिक सभाएं की हैं।
प्रचंड और प्रतिद्वंदी ओली गुट दोनों ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को नियंत्रित करने का दावा करते हैं और इस मुद्दे को चुनाव आयोग में चुनौती दी जा रही है। तो समानांतर सरकार बनाना चाहते हैं एनसीपी के नेता। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा भंग करने के अपने कदम का बचाव करते हुए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं पर समानांतर सरकार बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ओली ने यह टिप्पणी सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर सिंह दरबार में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए की है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।